हाइपरसोनिक मिसाइल दागते दिखाई दिए। लड़ाकू विमान से अलग होते ही ये मिसाइलें आवाज से करीब 10 गुना तेज रफ्तार से टारगेट की ओर उड़ान भरती नजर आईं। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के निकोलेव शहर में सेना के बड़े ईंधन भंडार को तबाह करने का दावा किया और ये भी दावा किया कि इसी भंडार से यूक्रेन अपने दक्षिणी इलाके में मौजूद सेना की बख्तरबंद गाड़ियों के लिए तेल भेजता था। А также из воздушного пространства на территории Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база. एक दिन पहले भी रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में इन मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें उसने इवानो-फ्रैंकोविस्क शहर में मौजूद यूक्रेन की सेना के हथियारों के एक बड़े गोदाम को तबाह करने का दावा किया था। मारिउपोल शहर में हुई रूस की भारी बमबारी से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भड़क गए और उन्होंने इन हमलों को आतंकी वारदात करार दिया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने वहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी और बम बरसाए, जिसकी वजह से कई इमारतों में आग लग गई और पूरा शहर काले धुएं के गुब्बार में ढका दिखाई दिया। वहीं बम धमाकों की वजह से एक 12 मंजिला इमारत तो पूरी तरह आग की चपेट में आ गई और उससे आग की ऊंची-ऊंची लपटें निकलती नजर आईं। रूसी बमबारी की वजह से शहर की ये बर्बादी ज़ेलेंस्की को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने इसकी तुलना आतंकी हमलों से कर दी। Відповідальність за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, як वहीं कुछ दिन पहले ही रूसी सेना ने मारिउपोल के एक थिएटर पर भी बम बरसाए थे, जिसकी वजह से शहर के बीच शान से खड़ा थिएटर तहस नहस हो गया था। यूक्रेन का आरोप है कि थिएटर में बच्चों के होने की जानकारी होने के बावजूद रूसी सेना ने वहां हमला किया था। और यही नहीं, यूक्रेन ने रूसी सेना पर अपने नागरिकों को अगवा करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि रूस के सैनिकों ने मारिउपोल पर हमले के बाद करीब 4,500 लोगों को बंधक बना लिया, जिन्हें रूसी सेना अपनी सीमा में ले गई और उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए। और इसके साथ ही यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस अगवा किए गए लोगों से बंधुआ मजदूरी कराने की फिराक में है। हालांकि रूस ने यूक्रेन के अपहरण के आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि यूक्रेन के नागरिकों ने उससे शरण देने की गुहार लगाई थी और रूस ने यह भी दलील दी कि वो यूक्रेन के आम लोगों को सभी तरह की सहायता देने की कोशिश कर रहा है। वहीं रूसी सेना की बमबारी से राजधानी कीव का एक इलाका थर्रा उठा। वहां पर रूस की मिसाइलों ने फिर रिहायशी इमारतों को अपना निशाना बनाया, जिसमें कई इमारतें तबाह हो गई। वहां से आई एक तस्वीर में एक ऊंची इमारत की कई मंजिलों से धुआं उठता दिखाई दिया। मिसाइल हमले की वजह से वो बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई। उसकी ना खिड़कियां बची और ना ही दरवाजे। यहाँ तक कि 10 मंजिला उस बिल्डिंग की कई दीवारें टूटकर जमीन पर आ गिरी। इतना ही नहीं, नीचे खड़ी कुछ गाड़ियां इस हमले में जल गई तो कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इमारत में आग लगने के बाद कई लोग उसमें फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव दल के लोग वहां पर पहुंचे और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान कीव के मेयर विताली क्लिस्को भी हमले वाली जगह पर नजर आए, जो अपने मोबाइल कैमरे में बर्बादी का वीडियो बना रहे थे। उन्होंने मिसाइल हमले में इमारत के सामने हुए एक बड़े गड्ढे को दिखाया और फिर रूसी हमले का डटकर मुकाबला करने की बात कही। और यूक्रेन में जिस तरह कीव के लड़ाके अपने शहर की हिफाजत कर रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि रूस कीव को कभी भी जीत नहीं पाएगा। कीव पर आसमान से रूसी सेना का कहर टूट रहा है। शहर के कई हिस्से खंडहर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कीव के नागरिकों का हौसला नहीं टूटा। आसमान से बरसते रूसी बारूद के बीच कीव के नागरिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कीव के सेंट्रल स्क्वायर में 1.5 लाख लिली के फूलों से यूक्रेन के राष्ट्रीय चिन्ह को बनाया। दरअसल यूक्रेन का राष्ट्रीय चिन्ह नीले रंग की एक ढाल पर बना हुआ सुनहरा त्रिशूल। ये कीव के पहले राजा व्लादिमीर द ग्रेट के राज्य का प्रतीक। Герб Украины из 1,5 миллиона тюльпанов. Создаем таким образом людям настроение, а эти цветочки потом раздадим в больницах, всем женщинам. Продолжаем жить той жизнью, как в мирное время. Дети и внуки должны радоваться приходу весны, свободному дыханию. И мы себя чувствуем уверенно, и мы не боимся. Мы не боимся ни врага, и нам помогает родной город. कीव पर रूस की सेना अभी तक कब्जा नहीं कर पाई और उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना की रणनीति और हौसला। कीव की हिफाजत कर रहे यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि दुश्मन लगातार कीव पर जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। Сил Росії ми наступали декілька днів, і на третій день ми змогли вибити противника з населеного пункту. Колона рухалася на підкріплення своїх сил основних. Ми завчасно зайшли до них в тил, замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. Потім ми їх накрили артилерією. Вони змушені були відійти до своїх позицій. यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव पर कब्जे की जंग में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेनी सेना बाकायदा रूसी सेना की बर्बादी की तस्वीरें लगातार जारी भी कर रही है। Села роблять там блокпости, намагаються рухатись все далі і далі. Наскільки вони не можуть рухатися далі і далі, вони відступають і залишають за собою техніку, поранених своїх, залишають своє майно, боєприпаси, зброю. अमेरिका का कहना है कि कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना शहर के बाहर इकट्ठा हो रही और रूस की इस नई रणनीति को मैक्सर टेक्नोलॉजी ने बेनकाब कर दिया है। दरअसल मैक्सर टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट रूसी सेना की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। पेंटागन के मुताबिक फिलहाल रूसी सेना बोरोदेंका के जंगल में बिखर गई है और कस्बों और गांवों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जब भी यूक्रेन के सैनिक उनकी पोजीशन पर हमला करते हैं तो वो दिशा बदल देते हैं। इसके अलावा यूक्रेन सेना की एक खुफिया टीम चुनकर रूस के हाई प्रोफाइल जनरल, पायलट और आर्टिलरी कमांडरों को निशाना बना रही है। जानकारी के मुताबिक जंग में शामिल रूस के करीब 20 जनरलों में से 5 मारे जा चुके हैं। यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी हत्या की आशंका को देखते हुए पर्सनल स्टाफ को हटा दिया। खबर है कि वो पिछले महीने ही अपने स्टाफ में शामिल 1000 लोगों को बदल चुके हैं।
और कहा जा रहा है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि पुतिन को शक था कि उनके पर्सनल स्टाफ का कोई शख्स ही जहर देकर उनकी हत्या न कर दे। ये बातें तब से उठने लगी जब कुछ रोज पहले ही अमेरिका के एक सांसद ने यूक्रेन पर रूस के हमले को रोकने के लिए व्लादिमीर पुतिन की हत्या को ही एक लौता उपाय बताया था। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्विटर के जरिए कहा था कि रूस के ही लोग इस जंग को रोक सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने राष्ट्रपति को मारना होगा। There will be forces emerge inside of Russia to end this. So I think the world is better off without Putin. इतना ही नहीं, लिंडसे ग्राहम ने तो पुतिन की तुलना तानाशाह एडोल्फ हिटलर तक से कर डाली थी, जिसके बाद इन खबरों ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया कि पुतिन अपना पर्सनल स्टाफ बदल सकते हैं। और बताया जा रहा है कि ऐसा वो पिछले महीने फरवरी में भी कर चुके हैं। जिन लोगों को उन्होंने अपनी नौकरी से निकाला उनमें उनका सुरक्षाकर्मी और निजी सचिव भी शामिल है। खबर तो यहाँ तक है कि उन्होंने अपने कपड़े धोने वाले और खाना बनाने वाले कर्मचारी तक को बदल दिया और वो इस तरह अपने 1000 कर्मचारियों को नौकरी से अब तक निकाल चुके हैं। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी होने के बाद यूक्रेन की फौज ने दुश्मन पर पलटवार किया। यूक्रेन के सुमाय, निकोलेव, खार्किव, लीव और कीव समेत कुछ शहरों में सायरन बज गया, जिसके बाद रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन की फौज तैयार दिखी। एक जगह पर यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के 2 ट्रकों पर बमबारी कर दी, जिसमें वो तबाह हो गए। इसका वीडियो खुद यूक्रेन की सेना ने जारी किया। इसी तरह यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में भी यूक्रेन ने रूस की फौज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने रूसी फौज की 2 लड़ाकू गाड़ियों में आग लगा दी, जिनसे बाद में भयानक धुआं उठता दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना यही नहीं रुकी, उसने अपने सैनिकों की जांबाजी का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें यूक्रेन के फौजी दुश्मन से लोहा लेते नजर आए। रूसी सेना को वो कहीं हथियारों के दम पर निशाना बनाते दिखे तो कहीं बमबारी करके और कहीं दुश्मन को अपने घर में घेर कर उन्होंने धूल चटाने की कोशिश की। और यूक्रेन के मारिपोल में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। रूस की ओर से मारिपोल में भीषण बमबारी की जा रही है और इस बीच युद्ध में रूस को बड़ा झटका लगा है। वहां पर जारी जंग में रूस की नौसेना की डिप्टी कमांडर की मौत हो गई है। यूक्रेन की ओर से अब तक रूस के 5 जनरल की मौत का दावा किया जा चुका है। रूस के 3 अंतरिक्ष यात्रियों का यूक्रेन के राष्ट्रीय झंडे के रंग से मिलता जुलता सूट पहनना चर्चा का विषय बन गया, जिस पर उन लोगों ने अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद सफाई भी पेश की, जिसके लिए धरती पर बैठे लोगों को करीब 3 घंटे का इंतजार करना पड़ा। वो इस बात का जवाब अंतरिक्ष में सुरक्षित पहुंचने के बाद दे पाए। उन्होंने स्पष्ट साफ किया कि ये महज एक इत्तेफाक है और इस सूट से यूक्रेन का कोई संबंध नहीं। यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद पहली बार रूस की तरफ से कोई अंतरिक्ष में पहुंचा है। वो ये तीनों अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्होंने 2 दिन पहले कजाकिस्तान के बाइकोनूर में मौजूद अपने देश की लॉन्च सुविधा से अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की थी, जहां पहुंचने के बाद वो 4 अमेरिकी, 2 रूसी और 1 जर्मनी के रहने वाले अंतरिक्ष यात्री के साथ शामिल हो गए। उधर यूक्रेन पर होते ताबड़तोड़ रूसी हमलों के खिलाफ वहां के कई लोगों ने हथियार उठा लिए। इस लिस्ट में एक नाम वहां के रॉक स्टार एंड्री का भी जुड़ गया है। उन्होंने रूस के खिलाफ जंग में अपने देश की सेना के साथ देने का ऐलान किया है और गिटार छोड़कर बंदूक उठा ली, जिसके बाद इंटरनेट पर उनका सेना की वर्दी में गाना गाते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। एंड्री ने बताया कि उन्होंने ये फैसला कीव की दर्दनाक स्थिति को देखकर लिया। यहाँ तक कि 42 साल के इस कलाकार ने अपने देश के लिए कई कॉन्सर्ट तक रद्द कर दिए। उन्हें मार्च महीने में 25 दिनों के अंदर 4 देशों में 10 कॉन्सर्ट करने थे, मगर उन्होंने कीव के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। और यूक्रेन में 26 दिनों से जारी जंग परमाणु युद्ध की ओर लगातार बढ़ती दिख रही है और इसकी वजह से पूरी दुनिया दहशत में आ गई है, क्योंकि एक और पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर छिड़ने के हालात से निपटने के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया है, तो दूसरी ओर उन्हें सुरक्षा के लिहाज से अपने परिवार को साइबेरिया में किसी सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया है। और माना जा रहा है कि एक छोटे देश यूक्रेन की ओर से मिल रही बड़ी चुनौती से पुतिन का गुस्सा भड़क गया है और उन्होंने यूक्रेन को घुटनों पर लाने को चुनौती के तौर पर अब ले लिया है। और यही वजह है कि इस जंग के जीतने के लिए अब वो यूक्रेन पर परमाणु हमला तक करने को तैयार दिखने लगे हैं। वहीं रूसी हमलों में जान गंवाने वाले बच्चों की मौत पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को आड़े हाथों लिया और उन्होंने आरोप लगाया कि रूसी बमबारी की वजह से यूक्रेन में 115 बच्चों की मौत हो गई, जिनसे चारों तरफ मातम छा गया। कुछ जगहों पर तो बच्चों की मौत से उनके घरवाले एकदम टूट गए और फिर ना वो कुछ कह पाए ना सुन पाए। इन हमलों में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत रूस की जनता से भी सवाल किया। Для нас має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок. यूक्रेन में रूसी हमले से हुई बच्चों की मौत का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया। यूक्रेन पर कब्जे की जंग के बीच कई शहरों में मची तबाही के बाद राहत और बचाव का काम तेज हो गया। रूस ने यूक्रेन के कुछ शहरों पर बीते 2 दिनों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें एक खार्किव भी है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें मलबे की शक्ल ले चुकी एक सरकारी इमारत ने तबाही की पूरी कहानी बयां कर दी। ऐसे में वहां राहत बचाव का काम शुरू किया गया, जिसके लिए खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद ली गई। इस काम में जुटे लोगों ने धीरे धीरे वहां से मलबा हटाया ताकि वहां पहले की तरह सफाई हो जाए और अगर उसके नीचे कोई फंसा हो तो उसे बाहर निकाला जा सके। इसी तरह कुछ खौफनाक तस्वीरें निकोलेव शहर से भी सामने आई, जहां रूस के मिसाइल हमले की चपेट में यूक्रेन के कुछ नौसैनिक आ गए। उस हमले में वहां ऐसी तबाही मची कि इमारत तो ढह गई, साथ ही उसमें मौजूद यूक्रेन के फौजियों की जान भी खतरे में पड़ गई, जिन्हें बचाने के लिए उनकी तलाश तेज कर दी गई। कहीं मलबे से यूक्रेन के नौसैनिकों के शव मिले तो कहीं उनसे जुड़े दस्तावेज, जिनकी मदद से यूक्रेन के उन सैनिकों की पहचान की गई। आशंका जताई गई कि रूस के इस मिसाइल हमले में यूक्रेन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। और रूस की सेना पर मारियोपोल में एक स्कूल पर बम गिराने का आरोप लगा है। यूक्रेन का दावा है कि स्कूल में राहत शिविर बनाया गया था, जिसमें करीब 400 लोग रह रहे थे। रूस के हमले में इस स्कूल के पूरी तरह तबाह होने का दावा किया जा रहा है और कई लोगों के मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। और इससे पहले रूसी सेना ने मारियोपोल में एक थिएटर पर बम भी गिराए थे। वहीं यूक्रेन ने रूसी सेना पर बमबारी के बीच मारियोपोल से करीब 4500 नागरिकों को अगवा करने का आरोप भी लगाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने ही देश में मौजूद रूस का समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता को रद्द करने का फैसला किया। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन देश विरोधी किसी भी विचारधारा को कतई सहन नहीं करेगा
और इसलिए वो राजनीतिक पार्टियां जो रूस की दमनकारी विचारधारा से ताल्लुक रखती हैं, उनकी मान्यता रद्द की जाती है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के इस फैसले की वजह से यूक्रेन की 11 राजनीतिक पार्टियों की सदस्यता वहां की सुरक्षा परिषद ने रद्द कर दी। Впевнений, ви розумієте, що переговори не є простими і приємними, але вони необхідні, бо це про життя. इसके साथ ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर शांति की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि वो रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। समझौते किसी के लिए भी आसान नहीं, लेकिन बात जब जान पर बनाए तो फैसला और कड़ा हो जाता है। उधर जंग की आग में झुलसे यूक्रेन के समर्थन में अब दुनिया भर में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कई देशों में लोग हाथों में यूक्रेन का झंडा लेकर युद्ध को रोकने की मांग करते नजर आए, जिनमें न्यूयॉर्क के लोग भी शामिल थे। वहां सैकड़ों लोगों ने मदर्स मार्च नाम की एक रैली निकाली, जिसमें कुछ लोगों ने यूक्रेन का झंडा लहराया तो कई उसे खुद पर लपेटकर रूस के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। उन्होंने जंग के लिए रूस के साथ ही नेटो को भी जिम्मेदार ठहराया। एक पोस्टर पर तो साफ लिखा दिखा, रूस और नेटो यूक्रेन के साथ खेल खेलना बंद कर दो। इसके अलावा वहां बच्चों के मारे जाने के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। Today is our children, tomorrow it could be anybody else, and we should care what's happening there. रूस के खिलाफ ऐसा ही गुस्सा ग्रीस की राजधानी एथेंस में भी दिखाई दिया। वहां एक तो चौराहे पर इतनी भीड़ जमा हुई, लोगों को गिनना मुश्किल हो गया। वहां मौजूद कई लोग रूस को इस युद्ध के लिए कोसते नजर आए। तो वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने पोस्टरों के जरिए यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की। यूक्रेन की सलामती के लिए दुआएं मांगते इन लोगों ने वहां के एक बड़े से झंडे को लेकर रूस के खिलाफ घंटों तक प्रदर्शन किया। और रूस के खिलाफ ये गुस्सा सिर्फ अमेरिका या ग्रीस में ही नहीं, बल्कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी नजर आया। वहां तो यूक्रेन के समर्थन में लोग बीते 25 दिनों से जुट रहे हैं। यानी जितने दिनों से युद्ध जारी है, उतने दिनों से उनका प्रदर्शन भी, और हजारों की तादाद में जुटे लोगों का हौसला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही गया। बताया गया कि यूक्रेन के रहने वाले इन लोगों का मानना है कि वो जितने ज्यादा होंगे, रूस पर दबाव बनाने में उन्हें उतनी ही आसानी होगी। वहां जुटे लोगों में रूस के खिलाफ गुस्सा इस कदर था कि कुछ तो पोस्टर में पुतिन को हिटलर बताते दिखे, और कुछ ने तो अपने पालतू जानवरों को यूक्रेन के रंग के पट्टे तक पहना दिए। वहां यूक्रेन के समर्थन में इतनी भीड़ जुटी कि सारा इलाका यूक्रेन के झंडों से भर गया। और रूस ने यूक्रेन के एक टैंक को अपने हवाई हमले में तबाह करने का दावा किया है। सबूत के तौर पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो बकायदा जारी किया, जिसमें आसमान से एक मिसाइल टैंक पर गिरती हुई दिखाई दी। जैसे ही मिसाइल टैंक पर गिरी, जोरदार धमाका हुआ और टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। और दावा किया गया है कि रूसी लड़ाकू विमान ने आसमान में इस टैंक को टारगेट पर लिया और फिर ध्वस्त कर दिया। मिसाइल गिरने के बाद आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार छाया नजर आया। हालांकि रूस ने यूक्रेन के किसी शहर में इस टैंक को तबाह किया, इसकी जानकारी नहीं दी। पाकिस्तान में जारी राजनीतिक संकट अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बड़ी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर खरीद फरोख्त के जरिए अपनी सरकार गिराने की कोशिश का आरोप तो लगाया ही, साथ ही अपनी पार्टी के बागी सांसदों से भी सरकार बचाने के लिए अपना साथ देने की अपील की। क्योंकि खबर है कि अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही इमरान की तहरीक इंसाफ की पार्टी के 24 सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। यही नहीं, अपनी कुर्सी पर मंडराते खतरे को देखते हुए उन्होंने खुद को ईमानदार नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश भी शुरू कर दी और साफ कर दिया कि सरकार बचाने के लिए वो खरीद फरोख्त में शामिल नहीं होंगे। अगर मैंने अपने जमीर का सौदा करके रिश्वत देनी है MNAs को, मैं लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत को। खबर है कि पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है। लेकिन इससे पहले ही अटकलें लगी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी जाना करीब करीब तय हो चुका है, क्योंकि सूत्र दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बाजवा ने इमरान के इस्तीफा देने के लिए कह दिया है, और इसके लिए उन्हें वहां होने वाली इस्लामिक देशों के संगठन OIC की बैठक खत्म होने तक का वक्त दिया गया है। और इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि OIC की बैठक के बाद इस्तीफा नहीं देने पर पाकिस्तानी सेना इमरान खान को बर्खास्त कर सकती है। यह बैठक इस्लामाबाद में 22 और 23 मार्च को होनी है। और यही नहीं, सूत्रों का दावा यह भी है कि इमरान खान की ओर से अपनी कुर्सी बचाने के लिए सेना को मनाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के लीव शहर में लोग रूसी सेना से मुकाबले के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते नजर आए। एक स्कूल के अंदर ट्रेनिंग सेशन का इंतजाम किया गया, जिसमें शहर के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक ट्रेनर हथियार पकड़ने और चलाने की ट्रेनिंग देता दिखाई दिया। स्कूल के अंदर पूरा हॉल खचाखच भरा दिखा। अलग अलग पेशे से जुड़े लोगों ने बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ली। So our program is designed for the people who have zero experience and even for the people who never held a gun in their hands. 4 घंटे तक चले ट्रेनिंग सेशन में कई महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भी बंदूक को अपने हाथों में थामा और दुश्मन को जवाब देने की तरकीब सीखी। ट्रेनिंग खासकर उन लोगों को दी गई जिन्होंने पहले कभी बंदूक को ना तो छुआ था और ना ही चलाया था। यही नहीं, इमरजेंसी चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी लोगों को बताया गया, ताकि अगर कोई जख्मी हो जाए तो उसे इलाज दिया जा सके। 25 दिन से जारी जंग में रूस की सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर लगातार बम बरसा रही है, इसलिए वहां के नागरिक भी अब अपनी सुरक्षा को लेकर एक्शन में आ गए हैं। और रूस की तरफ से दागी गई खतरनाक मिसाइल R-27 को यूक्रेन की सेना ने नष्ट कर दिया, जिसकी एक तस्वीर भी बाकायदा सामने आई है, जिसमें यूक्रेन की फौज के 2 जवान एक गड्ढे में मिसाइल को नष्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया गया कि ये रूस ने ये मिसाइल यूक्रेन की सेना को निशाना बनाकर राजधानी कीव के पास दागी थी, और बताया गया कि अगर इतनी बड़ी मिसाइल फट जाती तो कई लोगों की जानें जा सकती थी। लेकिन गनीमत रही कि मिसाइल में विस्फोट नहीं हुआ। रूस से जारी जंग के बीच पोलैंड से कई यूक्रेन के शरणार्थी अपने देश लौटे। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर के पास मुल्क वापस जाने के लिए लंबी कतार दिखाई दी, और इसी की एक तस्वीर शेमिशल शहर से सामने आई, जिसमें सैकड़ों लोग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते दिखाई दिए। यूक्रेन में रूसी हमले के खतरे को भुलाकर लोग अपने बच्चों के साथ स्टेशन पहुंचे। वो बस किसी तरह से वापस अपने देश यूक्रेन जाना चाहते थे। यूक्रेन के सुमय शहर के रहने वाले एक बुजुर्ग ने जब अपने देश छोड़ने की घटना को याद किया तो उनकी आंखें भर आईं। वो भी यूक्रेन जाने के लिए स्टेशन पहुंचे थे। भले ही कई शरणार्थी पोलैंड से वापसी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो अभी यूक्रेन नहीं जाना चाहते। उन्हें डर है कि कहीं वो रूसी हमले की चपेट में ना आ जाएं।
रूस से जारी भीषण जंग के बीच भले ही ये लोग वापस अपने देश लौट रहे हैं, लेकिन यूक्रेन से अभी भी पलायन जारी है। और कीव पर रूसी सेना के बरसते कहर का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन जिस तरह कीव के लड़ाके अपनी राजधानी की हिफाजत कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। यूक्रेन के इस जांबाज कीव के किले को न सिर्फ ढहने से बचा रहे हैं, बल्कि कीव पर रूसी सेना के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। अभेद है कीव का किला। कीव पर भीषण प्रहार, फिर भी रूस नाकाम। कीव पर कब्जे की जंग हुई तेज। कीव के लड़ाके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस हकीकत से अनजान नहीं कि भले ही रूसी फौज पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमा ले, लेकिन जब तक वो कीव पर अपना परचम नहीं लहरा देती तब तक उनकी जीत अधूरी है। लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी कीव को बचाने की जंग जारी रखे हुए हैं। रूसी फौज पहले ही दिन से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए बेकरार है, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ भी व्लादिमीर पुतिन का कीव पर कब्जे का मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है। कीव पर रूसी फौज हर रोज कहर बरसा रही है। आलम यह है कि शहर के कई हिस्सों से रूसी बमबारी के बाद काले धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। कुछ इस कदर कि क्षितिज पर ठहरा सूरज भी इसके पीछे छिपा नजर आता है। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है। एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चाबंदी की पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उनमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। कीव के मेयर विताली क्लेत्स्को के मुताबिक रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए आम शहरी भी हथियार उठा चुके हैं। विताली साल 2006 से 2015 तक बॉक्सिंग के हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और कीव की जंग में वो शहर की सड़कों और दूसरे मोर्चों पर घूमते हुए फौजियों और कीव के नागरिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। रूसी फौज की दिन रात की बमबारी से लोगों के आशियाने एक पल में खाक हो रहे हैं और शहर की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें चुटकियों में मलबे में तब्दील होती जा रही हैं। लेकिन आसमान से बरसता रूसी फौज का बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर यकीन नहीं होता तो यूक्रेन से आई इन तस्वीरों पर जरा एक नजर डाल लीजिए। आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि पिछले चंद दिनों में रूसी सेना की बमबारी के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके लोगों का क्या हाल है। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली कीव की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा है। शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग नजर आते हैं और दहशत के सन्नाटे को तोड़ती मातम मनाते लोगों की सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। उधर युद्ध के बीच रूस यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए आगे आया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के मारिउपोल में और खेरसोन शहर में उसने राहत सामग्री भेजी, जिसके वीडियो भी उसने जारी किए, जिनमें खेरसोन में रूसी फौज के जवान लोगों को खाने पीने का सामान बांटते नजर आए। जंग के बीच जब लोगों को मालूम चला कि उनके लिए मदद पहुंची तो सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और एक लंबी कतार लग गई, जिसके बाद रूसी जवानों ने एक एक कर सभी को खाने के पैकेट दिए। कमोवेश कुछ ऐसी ही तस्वीर मारिउपोल से भी सामने आई। वहां भी रूसी सैनिकों ने लोगों को राहत सामग्री बांटी। युद्ध के बीच घरों में कैद लोग जब खाने पीने का सामान लेने रूसी ट्रक के पास पहुंचे तो उनके चेहरे खिल गए। कई लोग तो ट्रॉली से भी सामान ले जाते नजर आए, जबकि कुछ लोग इस मदद के बाद खाना पकाते भी दिखे। रूसी राहत सामग्री पर Z का निशान भी दिखाई पड़ा। जंग की शुरुआत से ही रूसी फौज इस निशान का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन जंग के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस उसके खिलाफ जंग में नाबालिगों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। अपने इस दावे के समर्थन में यूक्रेन ने सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज भी जारी किए हैं, जिसकी तस्वीर भी उसने बाकायदा साझा की है। सबूत के तौर पर ये दस्तावेज उसने जारी किए हैं और यूक्रेन का एक बड़ा दावा है, जहां पर उसने कहा है कि रूस नाबालिगों का इस्तेमाल इस जंग में यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है। और अगले चंद मिनट आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अब आप जो भी सुनेंगे उसका एक एक शब्द आपका दिल हलक में अटका देगा, क्योंकि ये खबर है ही ऐसी। ये खबर है एक साजिश के बारे में जो यूक्रेन की जमीन पर रची गई है, और वो साजिश, वो प्लान अगर सफल हो जाता तो आप और हम आज तीसरे विश्व युद्ध का पहला मोर्चा देख रहे होते। नहीं थम रहा यूक्रेन का युद्ध। 24 दिन खत्म हुए, नहीं खत्म हुई जंग। हर रोज मर रहे इंसान, रो रही इंसानियत। जारी है जंग और जारी है जलजला। बरसते बम, तबाह होते शहर, घर छोड़कर भागते लोग और रोती इंसानी जानें।